सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis हमने कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन की। पिछले दो वीडियोस में हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनिस, स्क्रोटम ये सब बातें की थी और डार्टस मसल, क्रीमेस्टर मसल की बात की। दो ट्यूनिका की बात की, ट्यूनिका वेजाइनैलिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल क्या होता है ये हमें पता चल गया। टेस्टिकुलर सेप्टा होते हैं जो उसे लोब्यूल्स में बांटते हैं और एक मीडिया स्टाइनम होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा। ये पूरा पाथ हमें समझ आ गया। फिर लेडिक सेल्स कहाँ होती हैं, क्या करती हैं, सर्टोलाई सेल्स कहाँ होती हैं, क्या करती हैं। दो हार्मोन एफएसएच, एलएच ये दोनों क्या काम करते हैं। फिर सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट होती है, कूपर्स ग्लैंड्स होती हैं, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, और एक प्रोसेस था स्पर्मिएशन। ये सारे टर्म्स मैं बार बार आपको रीइंफोर्स कर रहा हूँ। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की हमने डिटेल में बात की थी और देखा था कि ऊपर एक्रोसोम होता है, फिर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फ्लैजिला होता है, बीच में नेक होती है जिसमें सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या देखा, ओवरी जिसके दो पार्ट थे, बाहर वाला कोर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी बोलते हैं, उसमें इनफंडिबुलम थी, इनफंडिबुलम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो फिम्ब्रिय कहलाते हैं। फिर वाइडर पार्ट एम्पुला, नैरो पार्ट इस्थमस। फिर यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। यूट्रस की जो वॉल थी उसकी क्या क्या लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, अंदर मायोमेट्रियम जो मस्कुलर लेयर है और अंदर एंडोमेट्रियम। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमोरी ग्लैंड्स। एक्सटर्नल में हमने देख लिया था मोन्स प्यूबिस क्या होती है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन और बार्थोलिन और स्किनिस दो ग्लैंड हमने देखी थी और इन सबको मिला करके वल्वा। मेमोरी ग्लैंड्स में हमने मेमोरी लोब्स, और मेमोरी लोब्स के अंदर होते हैं एल्वियोलाई, और जो उनसे डक्ट का जो सिस्टम निकलता है, सबसे पहले एल्वियोलाई से निकलती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, वो मिलके बनती है मेमोरी डक्ट्स और लास्ट में बनती है लेक्टिफेरस डक्ट। oogenesis का प्रोसेस हमने सीख लिया। ऊगोनिया, फिर प्राइमरी सेकेंडरी oocytes, पोलर बॉडीज बीच में, फिर ooted जो बिल्कुल मिनट्स के लिए बनता है, और फिर ओवम या एग। फॉलिकुलोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमने देखा बीच में, oogenesis के साथ साथ चलता है। प्राइमोडियल फॉलिकल क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होते हैं और टर्शियरी फॉलिकल क्या होते हैं। और उन टर्शियरी फॉलिकल्स में से जो फॉलिकल ओवुलेट होगा उसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। जोना पेलुसिडा जो oocyte के बाहर की नॉन सेलुलर लेयर है। फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या है, थीका क्या है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। एंट्रम ये कैविटी होती है। फिर क्यूमुलस ओफोरस क्या होता है, कोरोना रेडिएटा क्या होता है। फिर हमने बात की थी कि कॉर्पस ल्यूटियम और बाकी जोन से फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में नहीं कन्वर्ट हो पाते, वो डीजनरेट हो जाते हैं और बनाते हैं कॉर्पस एटरेशिया या एट्रैक्टिक फॉलिकल्स। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये दोनों पार्ट बड़े अच्छे से समझ लिए हैं। अब एक छोटी सी एनिमेशन oogenesis फॉलिकुलोजेनेसिस की भी देख लेते हैं।
अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। याद कीजिए, हमने पहले पढ़ लिया था कि इसको वैसे ईस्टर साइकिल बोलते हैं, लेकिन प्राइमेट्स जिसमें मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं उसमें इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, क्योंकि शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये सारी की सारी चलती है ड्यू टू सम फीमेल हार्मोन। उनका इंटरप्ले है जो इस साइकिल को कोऑर्डिनेट करता है। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो इस साइकिल को चलाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल अब पहले पढ़ लेते हैं साइकिल को समझने से पहले। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH, जो एक्ट करता है पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से दो हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। ये जाके एक्ट करते हैं ओवरीज के ऊपर और रिलीज कराते हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, जिन्हें फीमेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। दीज आर कॉल्ड फीमेल सेक्स हार्मोन। अगर ये कहीं लिखा आ जाए टर्म किसी क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इन 5 हार्मोन मेन हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा था। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH लुटेनाइजिंग हार्मोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो दो हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स। इन 5 हार्मोन्स के अलावा कुछ और हार्मोन्स भी हैं जिनकी हमें बात करनी है, जिनको समझना, जिनकी एक्टिविटी को समझना जरूरी है। GnRH हाइपोथैलेमस से निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी पे इसने एक्ट किया, तो दो हार्मोन निकले, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कहाँ एक्ट करता है? ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रेन्युलोसा सेल्स के ऊपर ये एक्ट करता है। फॉलिकुलोजेनेसिस इसी हार्मोन की वजह से होती है। ग्रेन्युलोसा सेल्स रिलीज करती हैं ईस्ट्रोजन, और ये ईस्ट्रोजन बनता है, एक एंजाइम होता है ग्रेन्युलोसा सेल्स में जिसका नाम है एरोमेटेज। और याद करिए आप, थीका सेल से एक एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं जिनमें एक मेन एंड्रोजन था एंड्रोस्टिनिडियोन। तो ये जो एंजाइम है एरोमेटेज, ये इसको कन्वर्ट करता है और बना देता है ईस्ट्रोजन। क्लियर? जो LH होता है ये ओवेरियन फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, थीका सेल्स पे भी और ग्रेनुलोसा सेल्स पे भी। एक तो ये ओवुलेशन कराता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, और कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट LH की वजह से होती है। कॉर्पस ल्यूटियम से फर्दर निकलता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। तो अब हमारे पास दोनों हार्मोन हमारे तैयार हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एक्ट करता है एंडोमेट्रियम के ऊपर और उसको प्रोलिफरेट कराता है, क्योंकि उसमें इम्प्लांटेशन होनी है फ्यूचर में। इम्प्लांटेशन मीन्स जो फ्यूचर में एम्ब्रियो बनना है वो इम्प्लांट होता है जाकर के एंडोमेट्रियम में। तो उसके लिए एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट यानी अपनी ग्रोथ करनी पड़ती है, और वो ग्रोथ होती है ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। इसके अलावा ईस्ट्रोजन क्या करता है? एक टर्म आ गया लिबिडो, मीन्स डिजायर टू हैव सेक्स। फिर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी ईस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होते हैं। ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट, यूट्रस की एनलार्जमेंट, और एक चीज और याद रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम से भी थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। मेनली तो ग्रेन्युलोसा सेल्स फॉलिकल की कर रही हैं, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम भी ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा भी रिलीज करता है।
ये मैंने पहले आपको बता दिया। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को ही फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। जो HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये प्लेसेंटा से निकलता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो करते हैं उसमें इसी हार्मोन के लेवल को चेक किया जाता है। इसका सबसे बड़ा काम है कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक हार्मोन होता है इनहिबिन, ये ग्रैनुलोसा सेल से भी निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकलता है और एक्ट करता है जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे नेगेटिव फीडबैक, जिससे FSH LH की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए और ये GnRH की प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करवाता है। फिर एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस में होता है लेकिन स्टोर जाके होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहां से फिर सिक्रीट होता है। ये यूट्रस के ऊपर जाकर के एक्ट करता है। यूट्रस से क्या दो काम करवाता है, एक तो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस की, जो कि चाहिए होती है डिलीवरी के टाइम पे, और उससे एक हार्मोन रिलीज करवाता है PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। दूसरा ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है और मिल्क की सिक्रीशन करवाता है। जो PGF2 अल्फा होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है और एक चीज करता है, उसे बोलते हैं ल्यूटियोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक करना किसी चीज को, कॉर्पस ल्यूटियम को ब्रेक करने का काम PGF2 अल्फा करता है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम अपना काम खत्म कर लेता है और डीजनरेट होता है PGF2 अल्फा की वजह से, तो बनाता है कॉर्पस एल्बिकान्स। ल्यूटियम का मतलब होता है येलो, इसलिए इसको येलो बॉडी बोलते हैं। एल्बिकान्स मीन्स व्हाइट, कॉर्पस एल्बिकान्स व्हाइट बॉडी। फिर जो प्रोलैक्टिन होता है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करवाता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क को सिक्रीट करवाती है। ये मिल्क प्रोड्यूस जो हो रहा है ये प्रोलैक्टिन की वजह से हो रहा है, जो सिंथेसिस हो रही है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी करता है और ये भी एक GnRH का इनहिबिटर है। तो जब तक फीमेल दूध पिलाती रहती है बच्चे को तब तक GnRH को इनहिबिट रखता है और फर्दर साइकिल्स नहीं आती। बायोबोर्ड जी क्या लाए हैं? ओके, ये हमें एक सलाह दे रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स नीट शीट बनाया करें अपनी अपनी खुद की। सिर्फ वीडियो लेक्चर सुनने से आपकी तैयारी नहीं होगी, जब तक अपने हाथ से नहीं लिखेंगे नहीं सीखेंगे। जैसे अभी तक जैसे हमने जो पढ़ा तो उसकी नीट शीट बनाइए, एक शीट पे सब लिखिए, ग्लैंड, उसका आगे हार्मोन, फिर हार्मोन वो किस ऑर्गन या किस सेल्स के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है और क्या एक्ट कर रहा है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको याद होगा। लेकिन एक बहुत और अच्छी टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं रिवर्स सेंस। रिवर्स सेंस से ये फायदा होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस फॉर्मेट में हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाता है, हमें याद रहती हैं चीजें, लेकिन कभी रिवर्स पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन में तो एकदम से दिमाग घूम जाता है। तो नीट शीट के साथ साथ रिवर्स सेंस भी बनाए उसकी, जैसे पहले हार्मोन फिर ग्लैंड, पहले टारगेट ऑर्गन फिर हार्मोन, और पहले एक्शन फिर हार्मोन। तो ये चीज आप करेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी होती रहेगी। अपने कार्ड्स बनाइए, कोई पॉकेट डायरी रखिए इन टर्म्स को लिखने के लिए, अपने रूम में वॉल चार्ट्स लगाइए या एक वाइट बोर्ड लगा लीजिए। जिस जिस चैप्टर की आप तैयारी कर रहे हैं उसके टर्म्स उस वाइट बोर्ड पर लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें तो पुराने हटा दीजिए, नए लिख लीजिए। तो इस तरीके से तैयारी करें। तो हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसमें हॉर्मोन्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब इस साइकिल को भी देख लेते हैं। एक टर्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक टर्म है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को ही बोलते हैं मेंसेस, कॉमन भाषा में उसे बोलते हैं पीरियड्स।
इनमें क्या फर्क है? मेंस्ट्रुएशन इज प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग, मेंसेस या पीरियड्स, जिस समय ब्लीडिंग हो रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है मेंस्ट्रुएशन। क्लियर? ये जो मेंसेस वर्ड है ये निकला कहाँ से? इसका मतलब होता है MONTHLY, मंथली, और उसी रूट से एक और वर्ड निकला है मून, क्योंकि मून भी महीने में 28 दिन में घटता बढ़ता है। उसी तरीके से ये भी मंथली साइकिल चलती है, तो एक ही रूट से ये दोनों टर्म निकले हैं। एंडोमेट्रियम जो होती है वो एक एंटी कोआगुलेंट एंजाइम रिलीज करती है, प्लाज्मिन। इसी एंटी कोआगुलेंट की वजह से ही जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। क्यों क्लॉट नहीं होता? प्लाज्मिन एंजाइम की वजह से। अगर पीरियड्स 15 साल की उम्र तक नहीं आते या 90 दिन तक नहीं आते तो उस कंडीशन को बोलते हैं एब्सेंस ऑफ दीज पीरियड्स। टेक्निकल टर्म इज एमनोरिया। ए मीन्स एब्सेंट, मेनोरिया मेंसेस, एमिनोरिया। एक पीरियड में एवरेज 30 to 50 ml ब्लड लॉस होता है, और बाकी फ्लूइड सिक्रीशन सेल्स उसमें मिला दें तो टोटल लॉस 100 to 120 ml होता है ड्यूरिंग वन पीरियड। 50% ब्लड होता है, रिमेनिंग में सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स से जो म्यूकस निकलता है, कोई वेजाइनल सिक्रीशंस और एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में। तो मेंस्ट्रुएशन हमें समझ आ गया। जब लाइफ में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, जब प्यूबर्टी आती है 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज, और एक मेंस्ट्रुएशन होती है लाइफ में लास्ट अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज। जो फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं मिनार्क। याद करिए, आर की वर्ड पहले भी आया था, बिगिनिंग, बताया था मैंने आपको, मेंसेस की बिगिनिंग, मिनार्क। और जो लास्ट में होती है पॉज, मेंसेस को स्टॉप करना, मीनो पॉज बोलते हैं इसको। इन दोनों के बीच का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। हार्मोन के लेवल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले समझने पड़ेंगे हमें, तभी हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में समझ आएगी। हार्मोन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हमने पहले पढ़ लिया है। इनके लेवल्स कैसे, कब ये इंक्रीज होते हैं कब ये डिक्रीज होते हैं, इसको हम समझते हैं। FSH, LH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ मैं अलग अलग आपको लेवल समझा रहा हूँ। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बैलेंस चलता है, एक बार बीच में बढ़ता है और फिर ऑलमोस्ट बैलेंस चल रहा है, यानी स्लोली डिक्रीज हुआ लेकिन बढ़ा, फिर बैलेंस चलता रहा, फिर थोड़ा इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होगा। क्लियर? एक बार फिर देख लीजिए FSH। अब हम देखते हैं LH का क्या लेवल चलता है। LH भी स्लोली इंक्रीज होता रहता है, फिर एक पीक आती है और फिर स्लोली डिक्रीज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन की। ये देखिए, ईस्ट्रोजन भी धीरे धीरे बढ़ा, फिर पीक आई, फिर डाउन हुआ, फिर एक छोटी पीक आई और फिर डाउन हो गया। प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल पीक, नॉर्मल। अंडरस्टूड ये चारों? अब हम इन चारों को एक साथ रख देते हैं। FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब ये अपने दिमाग में पिक्चर बिठा लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई सवाल हर बार इनमें से पूछा जाएगा ही कि किसका लेवल कब बढ़ता है, किसकी पीक कब आती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने की कोशिश करिएगा। 28 दिन की साइकिल होती है, तो इन 28 दिन को हम इस साइकिल में
प्लेस कर देते हैं 1 to 28। ये जो साइकिल है इसको 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस से स्टडी किया जाता है। पहली है ओवेरियन साइकिल, बोलते हैं मतलब इस 28 दिन में ओवरी में क्या हो रहा है। दूसरी को बोलते हैं यूटेराइन साइकिल, यानी यूट्रस में इन 28 दिनों में क्या हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं भाई ओवरी में क्या कुछ हो रहा है इस दौरान। याद कर लीजिए, सबसे पहले था प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर क्या बना था प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या बना था सेकेंडरी फॉलिकल, ये बीच में एंट्रम डेवलप होना शुरू हो गया और टर्शियरी फॉलिकल बन गया, और बाद में ग्राफियन फॉलिकल बन गया जिसमें ओवुलेशन हो गई, कॉर्पस लूटियम बन गया, और ये लास्ट में कॉर्पस एल्बिकांस बन गया। तो ये सारी चीजें होनी है इस साइकिल के दौरान, 28 दिनों के दौरान। इन सारी चीजों को हमने एक सर्कल में रख दिया, साइकिल में रख दिया। ये 28 दिन थे, इसके अंदर इनको फिट कर दिया। लेकिन अब डे वाइज देख लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ से डे 1 शुरू करेंगे हम, जो ये फॉलिकल की डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हुई, फिर ये फॉलिकल डेवलप होता रहा यहाँ तक, यहाँ ओवुलेशन हो गई, और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम का बनना और डिजनरेट होना, ये सारे काम हो गए। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो फेज है जिसमें फॉलिकल ही फॉलिकल हमें नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। 1 से 14 दिन तक ये चलता है, डे 1 टू डे 14। 13 से 15 के बीच, लेकिन एवरेज आपने याद रखना है डे 14 पे होती है ओवुलेशन, इसलिए इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। और फिर 15 से लेकर के 28 तक, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की ही डिफरेंट स्टेजेस हैं, या तो वो डेवलप हो रहा है या वो रिग्रेस हो रहा है, इसको बोलते हैं लूटियल फेज। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? ओवेरियन साइकिल, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज, 3 फेज होते हैं। यूट्राइन साइकिल यानी यूट्रस में उस समय क्या क्या हो रहा है, इसमें भी 3 फेज होते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, इसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, जिससे बाहर से हमें पता चलता है कि हाँ ये साइकिल चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि काउंटिंग तो हम वहीं से कर पाएंगे, यूट्रस के अंदर या ओवरी के अंदर क्या चल रहा है वो तो हम देख नहीं सकते। तो सबसे पहले एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो है एक ही है, वो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंसेस, पीरियड्स जिसको बोलते हैं। ये पीरियड जब खत्म हो जाते हैं तो एंडोमेट्रियम नॉर्मल हो गया, फिर एंडोमेट्रियम में फिर से ग्रोथ शुरू हुई, इसकी सेल्स प्रोलिफरेट होने लगी, और फिर ये सिक्रीशन होने लगे एंडोमेट्रियम की सेल्स में से। तो ये सब चल रहा है यूट्रस के अंदर। यूट्रस की लाइनिंग को अगर हम देखें तो ये हो रही है ब्लीडिंग, उसके बाद ये नॉर्मल यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, फिर ये ग्रो होनी शुरू हो गई सेल्स, ग्रो होने के बाद ग्रोथ तो चलती ही रही, साथ में ये सिक्रीशंस चालू करने के लिए भी इलोंगेट हो गई, फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई। क्लियर है? 28 दिन में इनको सेट करें तो ब्लीडिंग वाला फेज, नॉर्मल फेज, फिर ये प्रोलिफरेशन हो रही है, और ये सिक्रीशंस के लिए तैयारी हो रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 5 दिन है जहाँ पे ये ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस हो रही है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। 3 दिन तक या मैक्सिमम 5 दिन तक ये फेज चलता है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हो रही है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, 6 दिन से 14 दिन तक। फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या हो रहा है,
एंडोमेट्रियम से सिक्रीशंस हो रही हैं, इसे बोलते हैं सिक्रीटरी फेज 15 से 28 दिन तक। क्लियर हो गया? ओवेरियन साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल, ये डे वाइज दिखा दिया, ये मेंसेस चल रही है, ये प्रोलिफेरेटिव फेज, ये सिक्रीटरी फेज, और ये फिर मेंसेस। डे 1, डे 1। अब मेंस्ट्रुअल फेज हमें समझ आ गया, प्रोलिफेरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज, और डे 14 पे ये हो रही है ओवुलेशन। अब दोनों यूट्राइन साइकिल ओवेरियन साइकिल को अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल दोनों मिलके ओवेरियन साइकिल का बनता है फॉलिकुलर फेज। ये ओवरलैप होते हैं। क्लियर? और यूटेराइन साइकिल का सिक्रीटरी फेज जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है, किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? ओवेरियन के लूटियल फेज। अब ये डायग्राम इम्प्रिंट कर लें आप, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये टेबल फॉर्म में यही चीज मैंने दिखाई है आपको। ये डे 14 पे ओवुलेशन है, ये प्री ओवुलेशन, ये पोस्ट ओवुलेशन। ओवेरियन साइकिल, ओवरी में फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और लूटियल फेज। यूटेराइन में पीरियड मींस मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज। इसीलिए कहीं कहीं किसी टेक्स्ट बुक में आपको 4 मिल सकते हैं, 1, 2, ओवुलेटरी एंड सिक्रीटरी। ये एक एनिमेशन देख लीजिए, डे वाइज दिखाया हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये होता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स, ये हमें समझ आ गया। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं हो रही तो ये चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई है, प्रेगनेंसी है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही। लेकिन कई बार स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से भी ये पीरियड्स नहीं आते। प्रोलिफरेटिव फेज में रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, सिक्रीटरी फेज में प्रोलिफरेशन तो चलती है, साथ में सिक्रीशंस भी होते हैं। पीक लेवल ऑफ FSH एंड LH, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पीक लेवल कौन से दिन के आसपास होते हैं? डे 14। और इसी में एक टर्म आती है LH सर्ज, पीक पे पहुंचता है LH और ओवुलेशन करवाता है। क्लियर? प्रेगनेंसी जब होती है तो ये साइकिल नहीं होती, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। जब लैक्टेशन यानी जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो इनिशियल पीरियड में ये कुछ महीने तक नहीं होती, क्योंकि हार्मोन प्रोलैक्टिन इसको सप्रेस करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकांस बना देता है। फर्टिलिटी विंडो, फर्टिलिटी विंडो का मतलब होता है मोस्ट सुटेबल टाइम ऑफ कॉपुलेशन सो दैट फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएं, दैट इज 11 to 16 डेज, कहीं कहीं 10 to 17 लिखा होता है। क्लियर? अब एनसीईआरटी ने क्या डायग्राम दिखाया है ये देखना बहुत जरूरी है। पेज 50 पे ये डायग्राम दिया हुआ है। हमने ये चारों लेवल इंडिविजुअली देख लिए हैं, इसलिए हमें समझ आ गए हैं। ये उसने दिखाया है ओवरी के अंदर क्या क्या हो रहा है,
और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर डे वाइज क्या क्या हो रहा है। यहाँ जो वो प्रोलिफेरेटिव फेज लिखा है ये हमें समझ आ गया। प्रोलिफेरेटिव फेज और मेंस्ट्रुअल फेज मिलकर बनते हैं फॉलिकुलर फेज। लुटियल फेज इज सिक्रेटरी फेज। क्लियर? लेट अस प्रोसीड। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि हमारा स्पर्म भी तैयार है, हमारा ओवा भी तैयार है और नॉर्मल हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चल रही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज नाउ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजून विद ओवम। जून मीन्स सिंगुलर, जोआ मीन्स प्लूरल, और oocyte के साथ, सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन में ओवम ही लिखा जाएगा। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले तो कि स्पर्म्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचे। उसके लिए होती है इंसेमिनेशन, और किसके थ्रू होती है? कोइटस या कोपुलेशन के थ्रू। फिर फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज रिक्वायर्ड। अभी जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए, कैपेसिटी नहीं है उनमें, तो वो कैपेसिटी उनमें देने के प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन, ताकि वो कैपेसिटी डेवलप कर लें। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स होना होता है। गैमीट्स मीन्स इधर से ओवम का आना, इधर से स्पर्म का जाना, और इन्हें पहुंचना है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे। फिर होती है स्पर्म एंटर करता है oocyte में, फिर oocyte की मैच्यूरेशन होती है, फिर प्रोन्यूक्लियाई दोनों के दोनों मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की फ्यूजन होती है। प्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं हैप्लॉयड न्यूक्लियाई विच विल फर्टिलाइज। क्लियर? एक इजैकुलेशन में हमने पहले भी पढ़ा था 200 से 300 मिलियन स्पर्म वेजाइना में रिलीज होते हैं। वेजाइना एसिडिक होती है, 3.5 to 4 इसका पीएच होता है। वेजाइना के बाद आगे जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है वो ग्रेडियंट बनता है एक पीएच का, 4.5 टू फेलोपियन ट्यूब में जाके 8.5 यानी अल्कलाइन हो जाती है, जो कंड्यूसिव होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। स्पर्म की वायबिलिटी के लिए ये चाहिए, वेजाइना में ये है, उसके आगे भी थोड़ी देर तक एसिडिक है, तो बचते कैसे हैं स्पर्म? जो सेमिनल प्लाज्मा अल्केलाइन साथ में चला था और जो सर्वाइकल का म्यूकस होता है, ये बफर का काम करते हैं। और सर्वाइकल जो म्यूकस होता है ये लिक्विफाई हो जाता है ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में, ताकि स्पर्म्स की एंट्री हो जाए। अदरवाइज नॉर्मल उसमें ये जेली लाइक होता है और स्पर्म्स को अंदर नहीं जाने देगा। स्पर्म्स का जो मूवमेंट हो रहा है ये ज्यादातर पैसिव है, यानी खुद की ताकत नहीं लग रही है। वेजाइनल, सर्वाइकल और यूट्राइन की जो कंट्रैक्शंस होती हैं ये इसको अंदर को सक करती हैं।
45 मिनट से 12 घंटे तक लगते हैं इसको फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने में। और फाइनली इनमें से सिर्फ 300 से 500 स्पर्म हैं जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचते हैं। जनरली जो फर्स्ट स्पर्म पहुंच रहा है फर्टिलाइजेशन तक, वो फर्टिलाइज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो अभी रास्ता ही बना रहा है पीछे जो स्पर्म आ रहे हैं उनके लिए। Many sperms help to create path through granulosa cells of corona radiata for one sperm to enter. कई स्पर्म लगते हैं उन ग्रेनुलोसा सेल्स को डिस्पर्स करने में और उनका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको डिसॉल्व करने में, ताकि फ्यू स्पर्म्स फाइनली दे रीच अप टू oocyte। कैपेसिटेशन का डिटेल पढ़ लेते हैं। कैपेसिटेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो जो एक्रोसोम एरिया के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो वीक हो जाती है, क्योंकि उसमें से कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है। वो उसको वीक करना जरूरी है, आप समझते हो। आगे जाके एक्रोसोम ने अपने जो सिक्रीशंस हैं, अपने अंदर जो एंजाइम्स हैं, उनको रिलीज करना है। फिर एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस होती है जिससे हाइपर मोटाइल हो जाते हैं स्पर्म। विपलैश मूवमेंट होती है, ये होती है विपलैश मूवमेंट, हंटर की तरह से। साइड व्यू दिखाया है और एक बिल्कुल पीछे से देखने से ऐसा नजर आएगा। विप मतलब हंटर। फिर रिमूवल ऑफ एंटीजेनिक फैक्टर्स फ्रॉम स्पर्म मेम्ब्रेन, क्योंकि यूट्रस के अंदर बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं, ताकि कोई पैथोजन, कोई हार्मफुल चीजें यूट्रस में एंट्री ना करें। तो स्पर्म्स भी उनके लिए फौरन होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजेनिक फैक्टर्स होते हैं। कैपेसिटेशन में वो फैक्टर्स वहां से रिमूव हो जाते हैं। तो ये 3 काम होते हैं, तब कुछ स्पर्म्स कैपेसिटेट हो पाते हैं, कैपेसिटी डेवलप कर पाते हैं फर्टिलाइजेशन की। फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन तक, जहां फर्टिलाइजेशन होती है एट इस्थमस एम्पुला जंक्शन बट टुवर्ड्स एम्पुला। इसलिए बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको ये भी लिखा मिलेगा कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होती है। एक्चुअली जंक्शन से टुवर्ड्स एम्पुला का जो पोर्शन है वहां होती है। तो इस्थमस एम्पुला जंक्शन हम याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि oocyte उधर से आए, स्पर्म इधर से जाए, लेकिन दोनों इस जगह एक साथ पहुंचने चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारी कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। oocyte वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल, नेकेड आई से भी आप इसे देख सकते हैं। 0.1 mm डायमीटर इसका साइज है, नॉन मोटाइल है। इसलिए फेलोपियन ट्यूब में जो उसका सिलियरी एपिथेलियम है, ये इसको आगे की ओर मूव करवाता है। इसके पास कोई टेल नहीं है स्पर्म की तरह। ये डायग्राम देख लीजिए। तो न्यूक्लियस ये लीजिए, पोलर बॉडी 1 ये लीजिए जो पहले से चली आ रही है इसके साथ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है पेरीविटेलाइन स्पेस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का स्पेस। और ये है जोना पेलुसिडा, ये जो नजर आ रही है ये, दिस इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा बोलते हैं मैमल्स में, अदरवाइज इसका नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन। जेली लाइक होती है, नॉन सेलुलर होती है, कोई सेल्स नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। मैमल्स में बोलते हैं जोना पेलुसिडा, अदरवाइज इसका नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन। और इसके बाहर ये है कोरोना रेडिएटा की सेल्स, ये सारी कोरोना रेडिएटा की सेल्स है। साथ में थोड़ी बहुत क्यूमुलस ओफोरस की और भी सेल्स अटैच रहती हैं। क्लियर है ये डायग्राम? अब आगे चलते हैं। स्पर्म की एंट्री होनी है अब oocyte तक, वो पहुंच गए, इधर से oocyte पहुंच गया। तो एंट्री ऑफ स्पर्म के लिए एक तो एक्रोसोम रिएक्शन होनी जरूरी है,
फास्ट ब्लॉक होना जरूरी है, स्लो ब्लॉक होना जरूरी है। ये दो ब्लॉक होते हैं पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करने के लिए, ताकि एक ही स्पर्म एंटर हो पाए oocyte के अंदर। स्लो ब्लॉक में दो चीजें होती हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन में क्या क्या होता है देख लेते हैं। एक्रोसोम रिलीज करता है जिनको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, और ये तीन है मेन, हायालुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है एक्रोसिन या उसको बोलते हैं जोना लाइसिन। ये तीन नाम आपको याद करने ही करने हैं। ये करते क्या है, डिस्पर्स करते हैं। इन्हें कोरोना रेडिएटा या क्यूमुलस की जो सेल्स हैं डिस्ट्रॉय नहीं करते उनको। कैसे करते हैं डिस्पर्स, जो इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है ये बना होता है हाइल्यूरोनिक एसिड से, उसको ये डिसॉल्व करते हैं। ये दोनों एंजाइम काम आते हैं इसमें। फिर जब ये इनको डिस्पर्स करके जोना के पास हमारे पहुंच गया, तो जोना में प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। और स्पर्म के मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं प्रोटीन, उन्हें बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। तो ये दोनों अगर कंपैटिबल होते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तभी एंट्री हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अगर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, कंपैटिबल होते हैं, तो उस साइट में एक माइनर सी आउटग्रोथ होती है। उस आउटग्रोथ को बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन। फिर जो एक्रोसिन है ये जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है। ये है वो कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये न्यूक्लियस दिखाया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो लाइट ब्लू कलर में है पेरीविटेलाइन स्पेस है, ये जो ब्राउन कलर में है ये जोना पेलुसिडा है। यहाँ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो लिखा है इसकी हम आगे बात करेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। फिर फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी की, जैसे ही एक स्पर्म एंटर होने लगा उसी समय बाकी स्पर्म्स को भी रोकना है। तो इमीडिएट एक्शन होता है। होता क्या है इसमें, जो oocyte के सोडियम चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं और वेरी रैपिड सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, यानी अंदर को जाते हैं oocyte के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हो जाती है। इसकी वजह से जो बाकी स्पर्म्स हैं वो इमीडिएट एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि पोलराइजेशन चेंज हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फिर स्लो ब्लॉक, लेकिन स्लो का मतलब ये नहीं कि ये कई दिन चलेगा, ये भी विद इन 15-20-25 सेकेंड्स हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। स्लो ब्लॉक को होता इसमें क्या है कि जैसे ही वो सोडियम पंप खुले थे, डीपोलराइजेशन हुई थी, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम आयंस रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में, और oocyte के अंदर जो गोल्जी बॉडी थी ये बना के रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे इकट्ठे रहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इनमें कुछ कंटेंट्स होते हैं जो बेसिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो जैसे ही ये कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को फ्यूज करा देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और एक्सोसाइटोसिस से ये अपने जितने कंटेंट्स थे ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इनको रिलीज कर देते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस में। पेरीविटेलाइन स्पेस था जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, और जो हमारी विटेलाइन मेम्ब्रेन जिसको मैमल्स में बोलते हैं जोना पेलुसिडा, वो और बाहर की तरफ रेज हो जाती है। इसके जो रिसेप्टर्स थे, विटेलाइन मेम्ब्रेन पे हमने पढ़ा था ना प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि कोई भी एडिशनल स्पर्म जो यहाँ पर रास्ते में थे वो रिलीज हो जाते हैं और बाइंडिंग नहीं हो पाती। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस जो हो रही है
जोना पेलुसिडा उससे बनाती है फर्टिलाइजेशन एनवलप या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. Fertilization envelope is formed by lifting of the zona pellucida away from the plasma membrane. जोना रिएक्शन में क्या होता है? जोना रिएक्शन रेफर्स टू एन अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेलुसिडा. कोर्टिकल ग्रेन्यूल से प्रोटीएजेस निकलती हैं और जोना पेलुसिडा के स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं. हार्ड हो जाती है जोना पेलुसिडा, उसके स्पर्म के रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और ये बात भी हमने कर ली कि जोना पेलुसिडा में जो स्पर्म्स की बाइंडिंग अभी तक नहीं हुई वो अब बाइंड नहीं कर पाएंगे. इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं जोना रिएक्शन. दिस इज पार्ट ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन. यहां तक क्लियर हो गया? ये डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा. ये हैं सारी क्यूमुलस उफोरस कोरोना रेडिएटा की सेल्स. ये स्पर्म यहाँ आके बाइंड हुआ, ये स्पर्म पेनिट्रेट हुआ. ऊलीमा एक वर्ड आ गया है. ऊलीमा इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte. ये पेरीविटेलाइन स्पेस में घुस गया. फिर फ्यूजन शुरू हुई. ये हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो अपना जो भी मटेरियल था उसको रिलीज करेंगे पेरीविटेलाइन स्पेस में. कैसे? एक्सोसाइटोसिस, यानी खुद बाहर नहीं जाएंगे, अपना मटेरियल बाहर भेज देंगे और पोलिस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी. M2 oocyte का मतलब है सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 पे फंसा है. ये पोलर बॉडी दिखाई है. क्लियर? इस डायग्राम में और नजदीक से देख लेते हैं. एग साइटोप्लाज्म, पेरीविटेलाइन स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है. ये स्पर्म आ रहा है. स्पर्म यहाँ जेली कोट लिखा है, दैट इज जोना पेलुसिडा. ये जोना पेलुसिडा में गया, ये अंदर हुआ. यहाँ पे ये जो डॉट 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 है ये हैं प्रोटीन्स, बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिनको आपस में एक दूसरे को पहचान लिया है इन्होंने. पहचान के इसको अंदर जाने की इजाजत मिल गई. जैसे ही ये टच हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने अपने कंटेंट्स रिलीज कर दिए पेरीविटेलाइन स्पेस में. प्रायर टू फर्टिलाइजेशन द एग इज इन क्विसेंट स्टेज, मतलब क्वाइट है, कुछ उसमें एक्टिविटी नहीं चल रही है. मेटाफेज में अरेस्ट हो रखा है म्योसिस 2 के. स्पर्म का हेड, नेक एंड कभी कभी मिड पीस जो है वो एंटर करते हैं oocyte के अंदर, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म नेवर एंटर्स. फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है oocyte, अपनी सेकेंड पोलर बॉडी भी बन जाती है. ये जो पोलर बॉडीज हैं ये अल्टीमेटली डीजनरेट हो जाती हैं. इनकी कोई फंक्शनल इंपॉर्टेंस अभी हमें नहीं मालूम. ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ये अनइक्वल होती है, यानी छोटी सी पोलर बॉडी और बड़ा सा ओटिड बनता है. फिर प्रो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हो जाते हैं, यानी कैरियोगेमी हो जाती है और डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है. ये एनिमेशन कुछ देख लीजिए. ये कॉर्टिकल रिएक्शन दिखा रहा है. ये स्पर्म एंटर हुआ, ये यहाँ पहुंचा, ये कॉर्टिकल रिएक्शन है. ये एनसीईआरटी पेज 51 पे डायग्राम दिया हुआ है. वही चीज है. ओवम बीच में, पेरीविटेलाइन स्पेस, जोना, कोरोना. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले दो वीडियोस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis ये हमने समझ ली थी. और इस वीडियो में हमने आज पढ़ लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल, दोनों की ओवरलैपिंग कैसे होती है, कौन कौन से हॉर्मोन्स इफेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या लेवल चलता है साइकिल में, कौन कब बढ़ रहा है कौन कब घट रहा है. उसके बाद फर्टिलाइजेशन हमने देख ली किस जगह होती है, उसका क्या प्रोसेस है, पोलिस्पर्मी कैसे अवॉइड होती है.
ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हमें समझ आ गई हैं। तो बायोबोर्ड जी जैसा हमें लास्ट में हर वीडियो में आके कहते हैं कि कुछ हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए, तो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस आर हेयर फॉर यू टू प्रैक्टिस।